हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स की यूनिट 2 को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। सारी बातें आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। दोस्तों, आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सभी बातें आप आसानी से समझ सकें। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे मैग्ना कार्टा की। देखिए, यहाँ पर हम मानव अधिकार के संदर्भ में सारी बातें समझ रहे हैं। अब मैग्ना कार्टा जो दस्तावेज है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मानव अधिकार के संदर्भ में। देखिए, मैग्ना कार्टा मानव अधिकारों के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। यह पहला बड़ा लिखित समझौता था जिसने यह स्पष्ट किया कि राजा की शक्ति सीमित हो सकती है और शासन कानून के आधार पर चलना चाहिए। कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पे ये बात हो रही है, मैग्ना कार्टा वो शुरुआती दस्तावेज हमें दिखाई देता है जिसमें राजा की शक्ति को कम किया गया, ठीक है, जनता को कुछ अधिकार दिए गए। देखिए दोस्तों, मानव अधिकार का आपको मतलब पता है ना कि व्यक्ति की गरिमा के लिए, ठीक है, व्यक्ति सम्मान पूर्वक अपना जीवन जी पाए, व्यक्ति अपना विकास कर पाए, तो व्यक्ति के पास कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए। यही मानव अधिकार का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर मानव अधिकार के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा का यही महत्व है कि मैग्ना कार्टा वो शुरुआती दस्तावेज हमें दिखाई देता है जिसने लिखित रूप में नागरिकों के अधिकारों की बात की और राजा यानी कि जो सरकार है उसकी जो शक्ति है उस पर भी कुछ सीमाएं लगाई। अभी इसे हम समझेंगे, लेकिन अभी आप इसे ये समझ सकते हो कि मैग्ना कार्टा की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आगे चलकर जो कानून का शासन का जो विचार है, उचित प्रक्रिया का जो विचार है, मतलब हम बात करते हैं ना कि देश में कानून का शासन होना चाहिए, ठीक है, उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। मान लीजिए किसी को दंड दिया जा रहा है, पनिशमेंट दी जा रही है, तो एक प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसेस के तहत दिया जाए। तो ये जो विचार हैं, मैग्ना कार्टा ने इसको आगे चलकर हम देखते हैं कि इन विचारों को मैग्ना कार्टा ने काफ़ी मजबूत किया। अब यहाँ पर सारी स्थिति मैं आपको समझाता हूँ क्या है मैग्ना कार्टा, ठीक है, इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। अब देखिए, ये जो दस्तावेज है दोस्तों, इसकी थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप देख लो। देखिए, यहाँ पे देखिए 13वीं सदी के इंग्लैंड में उस समय स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण थी। उस समय इंग्लैंड में राजा जॉन अपनी मनमानी कर रहे थे। देखिए दोस्तों, 13वीं सदी के आसपास की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। उस समय इंग्लैंड के जो राजा जॉन थे वो शासन प्रशासन में कई तरह की अपनी मनमानी कर रहे थे। जैसे कि ज़्यादा कर वसूलना, कई तरह के टैक्स ज़्यादा लगा रहे थे वो, ठीक है, बिना वजह सज़ा दे देना, पुराने नियमों और परंपराओं को नहीं मानना, जो पहले पुराने जो नियम वगैरह चले आ रहे थे शासन प्रशासन में, तो उनको भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। मतलब ये देखा गया कि जो राजा है वो अपनी मनमानी कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे में वहाँ पर इंग्लैंड में, वहाँ इन वजहों से शक्तिशाली जो सामंती वर्ग था, जो एक कुलीन परिवार था, एक जो सामंती वर्ग था, वो राजा से असंतुष्ट हो गया। उन्हें लगा कि राजा पर भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए और शासन में परंपरागत नियमों का पालन होना चाहिए। लंबे मतभेदों और बातचीत के बाद 1215 में राजा जॉन को मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने पड़े। मतलब ये कि एक दस्तावेज तैयार किया गया मैग्ना कार्टा जिस पर राजा को हस्ताक्षर करने पड़े। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि राजा ने एक समझौता किया। इसका उद्देश्य था कि शासक की शक्ति को संतुलित करना और कुछ कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैग्ना कार्टा में क्या बातें शामिल थीं। तो देखिए, मुख्य जो सिद्धांत मैग्ना कार्टा में इस दस्तावेज में शामिल थे वो ये थे कि बिना प्रक्रिया किसी को दंड नहीं, मतलब राजा ने ये माना कि बिना प्रक्रिया के किसी को भी दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को बिना उचित कारण और बिना कानूनी प्रक्रिया के दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यह उचित न्याय प्रक्रिया का प्रारंभिक रूप था। मतलब किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दी जानी है, ठीक है, किसी व्यक्ति को दंड दिया जाना है, तो वो एकाएक नहीं होगा। उसके लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है, जो प्रोसेस बनाया गया है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई मुकदमा है तो वो पहले अदालत में जाएगा, ठीक है, फिर सुनवाई वगैरह होगी, फिर अदालत तय करेगी कि कोई व्यक्ति है तो वो दोषी है या नहीं है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये बात यह है कि जो भी चीज़ है वो एक प्रक्रिया के तहत होगी। इसके साथ ही इस दस्तावेज में ये भी माना गया कि राजा की शक्ति पर नियंत्रण, मतलब जो राजा है वो कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है, राजा सर्वोच्च नहीं है और राजा की शक्तियों पर भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि राजा बिना सलाह लिए या बिना कारण के किसी की संपत्ति नहीं ले सकता, ना ही मनमाने ढंग से कोई टैक्स लगा सकता है। कानून पर समान, देखिए, कानून सभी पर समान रूप से लागू, मतलब ये पहली बार स्पष्ट हुआ कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। मतलब यहाँ पर राजा को कानून के अंतर्गत लाया गया। मुख्य विचार यहाँ पर यही है। ऐसा नहीं है कि कानून सभी पर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दास हो, चाहे वो उस समय सामंती वर्ग हो, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी, उस समय दास भी थे, ठीक है, और गरीब किसान भी थे, वहाँ पर सामंत परिवार भी था जो काफ़ी शक्तिशाली थे, राजा भी थे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो ये शब्द आया है कि कानून सभी पर समान, इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर यह है कि उस समय राजा को भी कानून के अंतर्गत लाया गया कि राजा जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। हालांकि फिर मतलब हम यही देखते हैं कि आगे चल के ये जो विचार हैं ये और मजबूत होते हैं और बात करते हैं कि कानून सभी के लिए समान हो, ठीक है, कानून का ही शासन हो। मतलब यहाँ पर यह है कि किसी एक व्यक्ति की मनमानी नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए, शासन को निश्चित नियमों के अनुसार चलना चाहिए, ये विचार आया सामने। संपत्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, कुछ बुनियादी स्वतंत्रताओं और संपत्ति की रक्षा का उल्लेख किया गया, हालांकि यह सुरक्षा मुख्य रूप से सामंती वर्ग के लिए थी। तो आई होप यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई कि मैग्ना कार्टा में क्या क्या बातें की गई थी। कुल मिला के अधिकारों से संबंधित ये एक दस्तावेज है जिसमें कि राजा की कुछ शक्तियां कम की गई और जनता को कुछ अधिकार दे दिए गए। आई होप यहाँ पे ये बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए, इसका महत्व क्या है, तो इसका काफ़ी महत्व हमें दिखाई देता है, नैतिक रूप से भी, दार्शनिक रूप से भी। देखिए, मैग्ना कार्टा सिर्फ एक राजनीतिक समझौता नहीं था, बल्कि न्याय सत्ता नियंत्रण का प्रतीक बन गया। मतलब ये एक प्रतीक बन गया कि देखिए, कि इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा हुआ तो ये एक प्रतीक बन गया कि इससे न्याय स्थापित होगा, ठीक है, सत्ता पर यानी कि सरकार पर थोड़ा नियंत्रण स्थापित होगा। इसके अलावा इसने समाज में यह धारणा मजबूत की कि शासन तभी सही है जब उसमें न्याय, संतुलन और जनता के हित की रक्षा हो। मतलब ये विचार प्रबल हुआ कि शासन में न्याय होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, जनता के हित की रक्षा होनी चाहिए। अब देखिए, इसके सिद्धांतों ने आगे चलकर इंग्लैंड के अधिकार, अमेरिकी संविधान और दुनिया की कई आधुनिक संवैधानिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। मतलब ये कुछ शुरुआती नींव के रूप में हमें दिखाई देता है कि एक नींव सी दिख गई, एक नींव बन गई, एक आधार बन गया कि देखो, जनता के पास कुछ अधिकार होने चाहिए और राजा की शक्ति पर कुछ सीमाएं होनी चाहिए। यहाँ पर यही कहा जा रहा है। फिर आगे चलकर हम देखते हैं, ठीक है, 1689 में इंग्लैंड के अधिकार विधेयक, मतलब यहाँ पर ऐसे अधिकार विधेयक आते हैं जिसमें नागरिकों को और ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं, जनता को और अधिकार दिए जाते हैं। और अमेरिकी संविधान भी इससे प्रभावित था, मैग्ना कार्टा से ये बताया जा रहा है। मतलब ये कि अमेरिकी संविधान में भी जनता के अधिकार शामिल किए गए, कानून का शासन हो, तो ये सारी चीज़ें मैग्ना कार्टा से काफ़ी, मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रभावित थी। अब आई होप दोस्तों यहाँ पर ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र घोषणाएं। देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बातें लिखी हैं। यहाँ पर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने मानव अधिकारों के महत्व को बहुत गहराई से समझा। युद्ध में हुए अत्याचारों, खासकर यहूदियों पर हुए नरसंहार ने दिखा दिया कि अगर मानव गरिमा की रक्षा करने वाला कोई वैश्विक ढांचा ना हो तो बड़े पैमाने पर हिंसा और अन्याय रोकना मुश्किल है। मतलब यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें दिखाई देता है दोस्तों, कई चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो ये दिखाई देता है कि युद्ध में बहुत तबाही हुई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और एक ऐसी संस्था होनी आवश्यक थी जो पूरे विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित कर पाए। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, लेकिन वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। अब यहाँ पर दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य एक आपको समझ में आ गया, विश्व में शांति स्थापित करना, और लेकिन साथ में व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना भी संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य था। अब देखिए, इसका उद्देश्य था ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाना जो मानव अधिकारों की रक्षा करें और देशों को जिम्मेदार बनाएं। इन्हीं प्रयासों का सबसे बड़ा परिणाम था मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जो दुनिया भर के लिए मानव अधिकारों का आधार बनी। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की, UDHR, ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन ने मानव अधिकारों की बात की, ठीक है, पूरे विश्व स्तर पर मानव अधिकारों की बात की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ऐसे दौर से गुजर रही थी जब लाखों लोगों की मौत हुई, कई देशों में मानव अधिकारों का पूरी तरह उल्लंघन हुआ और यह समझ आया कि सिर्फ राष्ट्रीय नियम यानी कि देश स्तर के नियम पर्याप्त नहीं हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार आयोग बनाया ताकि एक सार्वभौम दस्तावेज तैयार किया जा सके और जो हर देश में मानव गरिमा की रक्षा करे। युद्ध में राज्य सत्ता की मनमानी और अत्याचार देखे गए थे, इसलिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा ने यह विचार दिया कि शक्ति पर नियंत्रण, जवाबदेही और व्यक्ति तथा समाज के बीच संतुलन जरूरी है। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर ये बातें हैं कि देखिए, सार्वभौमिक घोषणा का मतलब यह है कि जो यूनाइटेड नेशन है उसने विश्व स्तर पर पूरा, मतलब ये बातें की कि मानव के पास मानव अधिकार हैं, व्यक्ति के पास मानव अधिकार हैं और सभी सरकारों को इनकी रक्षा करनी चाहिए। इसमें ना सिर्फ राजनीतिक और नागरिक अधिकार बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल किए गए ताकि मानव गरिमा हर पहलू सुरक्षित रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बातें समझ में आ गई। देखिए, राजनीतिक और नागरिक अधिकार, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो स्वतंत्रताएं हैं वो शामिल हैं। आर्थिक और सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल किए गए। इसका मतलब यह है जैसे कि आर्थिक और सामाजिक अधिकार में आ गया जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक अधिकार में अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार, अपनी भाषा की रक्षा करने का अधिकार।
इन अधिकारों को भी शामिल किया गया है। अब देखिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के सिद्धांत और दायरा, अब इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं तो और अच्छे से यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जिसे नॉर्मली शॉर्ट में यूडीएचआर कह दिया जाता है, इसमें मानव जीवन से जुड़े सभी प्रकार के अधिकार शामिल किए गए हैं, जैसे कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार। इसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी शामिल हैं और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकार में जैसे कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, भेदभाव से सुरक्षा, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना हो, न्याय पाने का अधिकार, शासन में भागीदारी यानी कि मतदान का अधिकार, ठीक है, आदि ये सारे अधिकार इसमें शामिल हैं। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार में जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, काम के अवसर, इसके साथ ही जैसे कि सम्मानजनक जीवन स्तर, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है, आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, पहले भी मैंने ये सारी बातें समझाई हैं। देखो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, मतदान का अधिकार है, तो ये हो गया उसका नागरिक और राजनीतिक अधिकार में आ गया ये। ठीक है, मतलब उसके पास वोट डालने के लिए वो व्यक्ति स्वतंत्र है, वो किसी भी व्यक्ति को वोट डाल सकता है। ठीक है, उसके पास ये अधिकार है। लेकिन दोस्तों अगर आप बहुत गहराई से सोचोगे तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सोचो कि कोई व्यक्ति है जिसके पास वोट डालने का तो अधिकार है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, रहने को घर नहीं है उसके पास, ठीक है, मतलब उसके पास जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी नहीं है। तो आप ऐसे में क्या सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति पहले वोट डालने के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पे आप इस बात को समझ सकते हैं। इसीलिए आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी दिए गए। आई होप यहाँ पे ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको। आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, जैसे कि अब देखिए ये जो आर्थिक और सामाजिक अधिकार हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, अब ये अधिकार जब किसी व्यक्ति को मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राज्य की जिम्मेदारी हो गई, सरकार की जिम्मेदारी हो गई कि वो व्यवस्था करे, कि वो व्यक्तियों को शिक्षा देने की व्यवस्था करे। मतलब दोस्तों यहाँ पर ये बात आप समझो, जैसे कि मान लीजिए नागरिक और राजनीतिक जो अधिकार हैं, इसमें ये अधिकार तो शामिल है कि जो व्यक्ति है वो किसी भी स्कूल में जाके शिक्षा ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये अधिकार तो है कि व्यक्ति को कोई स्कूल मना नहीं करेगा, मतलब कोई स्कूल ये नहीं मना करेगा कि आप मेरे स्कूल में आप एडमिशन लेने नहीं आ सकते, आप यहाँ पर मतलब दाखिला लेने नहीं आ सकते। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि अब हर स्कूल एक फ़ीस लेते हैं, ठीक है, तो फीस तो स्कूल लेगा। अब अगर वो व्यक्ति फ़ीस नहीं दे पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो उस स्कूल में दाखिला भी नहीं ले पाएगा, एडमिशन भी नहीं ले पाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो वो व्यक्ति इस स्वतंत्रता का प्रयोग ज़्यादा कर पाएगा जिसके पास ठीक ठाक पैसे हैं, स्कूल की फ़ीस देने के पैसे हैं। तो मतलब जब हम अधिकार दे देते हैं शिक्षा का अधिकार, तो फिर वो राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है कि सरकार की फिर जिम्मेदारी है कि व्यक्ति के पास शिक्षा का अधिकार है तो राज्य से व्यक्ति की शिक्षा के लिए व्यवस्था करे। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, नागरिक और राजनीतिक अधिकार और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार यहाँ पे आपको समझ में आ गए। अब देखिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 3 मुख्य विशेषताएं। एक है सार्वभौमिकता, मतलब अधिकार हर व्यक्ति के लिए समान है। ये जो मतलब अधिकार है दोस्तों, ये जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई है, मतलब ये जो दस्तावेज था मानव अधिकारों से संबंधित, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया है और पूरे विश्व स्तर पर इसको रखा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने सभी व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की बात की है। तो यहाँ पे यही पहला शब्द आया है सार्वभौमिकता, यानी कि सभी के लिए अधिकार हर व्यक्ति के लिए समान है, भले ही वो किसी भी देश, धर्म, जाति या लिंग से हो। ठीक है, सभी के लिए समान है। इसके साथ ही अविभाज्यता, यानी कि सभी अधिकार एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे शिक्षा के बिना, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल जो दिया ना, वही बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे कि शिक्षा के बिना स्वतंत्रता का पूरा लाभ नहीं मिलता और आर्थिक सुरक्षा के बिना राजनीतिक अधिकार कमजोर पड़ जाते हैं। इसके साथ ही व्यवहारिकता, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा आदर्श भी है और व्यवहारिक भी। हर देश अपनी परिस्थिति के अनुसार इसे अपने कानूनों में लागू कर सकता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो मानव अधिकार हैं ये आदर्श भी हैं। ठीक है, मतलब ये एक आदर्श स्थिति वाले अधिकार भी हैं कि हाँ ये अधिकार होने चाहिए, साथ में व्यवहारिक भी हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें ज़मीनी स्तर पर लागू करना कोई मुश्किल है, तो मतलब ये व्यवहारिक भी हैं। हर देश अपनी परिस्थिति के अनुसार इन्हें अपने कानूनों में लागू कर सकता है। यह घोषणा देशों के लिए नैतिक दिशा निर्देश की तरह काम करती है ताकि वे अपने कानूनों और नीतियों को मानव अधिकारों के अनुरूप रखें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो घोषणा की गई मानव अधिकारों की, ये जो मानव अधिकारों की बात की गई है यूएन के द्वारा, ठीक है, ये एक तरह से नैतिक दिशा निर्देश दे रही है। एक मतलब दिशा निर्देश, एक डायरेक्शन दे रही है देशों को कि आप अपने कानूनों में इन अधिकारों को शामिल कीजिए। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के सिद्धांत समय के बदलाव के साथ नई समस्याओं पर भी लागू होते हैं। मतलब देखिए दोस्तों,
जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, महिला अधिकार, डिजिटल गोपनीयता, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकार। मतलब यह है कि समय के साथ इसमें और भी चीज़ें ऐड होती रहती हैं, जैसे कि नई नई जो समस्याएं आती रहती हैं, ठीक है, जहाँ पे लगता है कि व्यक्तियों के अधिकारों की आवश्यकता है, तो उनको भी यहाँ पर जोड़ा जाता है। जैसे कि अब डिजिटल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, अब डिजिटली चीज़ों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो गया है, तो डिजिटल गोपनीयता, इस विचार को भी इसमें शामिल किया गया। अब देखिए, इस प्रकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा लगातार विकसित होती मानव आवश्यकताओं के साथ तालमेल रखती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय करार की। अब देखिए, ये भी जो अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध हैं, करार हैं, समझौते हैं, ये भी मानव अधिकारों से ही जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा बनने के बाद दुनिया ने महसूस किया कि केवल घोषणा काफ़ी नहीं है। मानव अधिकारों को कानूनी रूप में लागू करने के लिए पक्के अंतर्राष्ट्रीय समझौते चाहिए। इसीलिए 1966 में 2 बड़े करार बनाए गए। मतलब यह है, मानव अधिकार और अच्छे से लागू हो सकें विश्व में, इसके लिए 1966 में विश्व स्तर पर 2 बड़े करार किए गए, ठीक है, 2 बड़े मतलब समझौते किए गए, जैसे कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार, ICCPR, ठीक है, शॉर्ट में से ये अभी हम इसके द्वारा शॉर्ट में जैसे कि मैंने भी आगे यहाँ पर नोट्स में ये लिखा है, तो इसका मतलब आप समझ जाना, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार। इसके साथ ही एक है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार। सिंपल है दोस्तों, देखो इन दोनों का अर्थ मैंने आपको शाब्दिक रूप में समझा दिया कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का मतलब क्या है, ठीक है, और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर क्या मतलब है। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि इन दोनों ही चीज़ों पर, इन दोनों ही तरह के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार हुए हैं। सिंपल है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, ये जो करार हुए हैं, समझौते हुए हैं, ये दोनों मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा मिलकर, देखिए ये जो समझौते हुए हैं और ये जो मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा है, ये मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा पत्र बनाते हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। देखिए, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का करार, अभी जो ICCPR है, इसमें क्या बातें शामिल हैं। सिंपल है, देखिए यह करार व्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जीवन से जुड़े अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें शामिल है जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा, अभिव्यक्ति की आज़ादी की, मतलब व्यक्ति अपना विचार व्यक्त कर सकता है, सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, चुनाव में भाग लेने और वोट देने का अधिकार, ठीक है, ये इसमें शामिल है। और अब देखिए, अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, अधिकारों पर समझौता किया गया, लेकिन साथ में निगरानी व्यवस्था भी की गई। मतलब इस करार के तहत मानव अधिकार समिति बनाई गई, यह देशों की रिपोर्ट जांचती है और सुधार के सुझाव देती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हैं। मतलब ये जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय करार हुआ है, इसमें हमें एक निगरानी व्यवस्था भी दिखाई देती है, एक मानवाधिकार समिति भी दिखाई देती है, जो कि देशों की रिपोर्ट जांचती है और उसमें सुधार के सुझाव देती है। मतलब मानवाधिकार से संबंधित जो रिपोर्टें हैं देशों की, ठीक है, उसको जांचती है और उसमें सुधार के सुझाव भी देती है, ठीक है। कुछ मामलों में व्यक्ति भी शिकायत कर सकता है यदि देश ने अनुमति दी हो। इसकी वजह से इसकी वजह से ये अधिकार सिर्फ आदर्श नहीं, ये जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय करार हुआ है, इसकी वजह से ये जो अधिकार हैं वो सिर्फ आदर्श नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी बन जाते हैं। मतलब दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं, तो इससे थोड़ा सा और दबाव पड़ रहा है देशों के ऊपर कि वो मानव अधिकारों को अपने संविधानों में शामिल करें, मानव अधिकारों की रक्षा करें, उन पर भी ध्यान दें। अब देखिए, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का करार। अब देखिए, इसका मतलब तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे, पहले मैंने बता दिया। यह करार बताता है कि मानव गरिमा केवल स्वतंत्रता से नहीं बल्कि जीवन की बुनियादी सुविधाओं से भी जुड़ी है। मतलब यह है कि जो मानव की गरिमा है, ठीक है, जो मतलब मानव सम्मानपूर्वक जीवन जीना चाहता है, तो वो सिर्फ स्वतंत्रता से ही नहीं होगा, उसमें व्यक्ति को बुनियादी सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि उसे शिक्षा का अधिकार मिल पाए, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, तो ये अधिकार इसमें शामिल हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाएं, काम का अधिकार, ठीक है, रोजगार मिल पाए व्यक्ति को, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन स्तर से संबंधित जो अधिकार है वो। अब देखिए, क्रमिक पूर्ति, यहाँ तक दोस्तों ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए, क्रमिक पूर्ति, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को देश तुरंत पूरी तरह लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इन पर संसाधन निर्भर करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर तो जो अभी हमने पहले पढ़ा, ठीक है, इसके लिए जो नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं, इसके लिए निगरानी व्यवस्था भी बनाई गई है और इसके लिए ज़्यादा दबाव डाला गया है कि हर देश अपने नागरिकों को भी, और जो मतलब व्यक्ति हैं, तो उनको ये कुछ अधिकार जरूर दें। आप यूँ कह सकते हो कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है और साथ में बल इस पर भी दिया गया है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर। लेकिन क्योंकि ये जो अधिकार हैं दोस्तों, ये संसाधन के ऊपर निर्भर करते हैं। मान लीजिए कोई गरीब देश है, तो वो
वहाँ की जो सरकार है मान लीजिए, तो वो शिक्षा पर ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रही, स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रही, तो ऐसे में हो सकता है कि वो संसाधन की कमी के कारण अभी वो अपने देश के नागरिकों को ये अधिकार नहीं दे पा रही। तो मतलब ये अधिकार भी देशों से मतलब एक एक तरह से आप यूँ कह सकते हो, देशों से एक तरह से एक रिक्वेस्ट की गई है कि ये अधिकार भी देशों को अपने देशों में लागू करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें ये बात है कि क्योंकि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को देश तुरंत पूरी तरह लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इन पर संसाधन निर्भर करते हैं। ये जो अधिकार हैं वो संसाधन पर निर्भर करते हैं। इसलिए देशों को धीरे धीरे लेकिन लगातार कदम उठाने होते हैं, परंतु भेदभाव किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, यह सख्त शर्त है। अब देखिए, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो मतलब करार हुए हैं, इसमें समय के साथ कई सारे अधिकार इसमें और शामिल होते रहते हैं। जैसे कि समय के साथ इन करारों में कुछ अतिरिक्त प्रोटोकॉल जोड़े गए। व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत करने की सुविधा, देशों की जिम्मेदारी बढ़ाने वाली प्रक्रियाएं, नए अधिकारों का समावेश जैसे कि अल्पसंख्यक अधिकार, दिव्यांग अधिकार आदि। इससे साबित होता है कि ये करार स्थिर नहीं बल्कि समय अनुसार बदलते और विकसित होते रहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्य काम देशों के बीच होने वाले विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना और अंतर्राष्ट्रीय कानून की सही व्याख्या करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें बहुत सिंपल हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का न्यायालय है ये, मतलब ये जो कोर्ट है दोस्तों, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, इंटरनेशनल लेवल की है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब देखिए, इसका जो मुख्य काम है वो है देशों के बीच होने वाले विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। ठीक है, जो देशों के बीच, जो अलग अलग जो देश हैं उनके बीच में कोई विवाद होता है, तो उसको ये शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करती है ये कोर्ट। मतलब जो भी विवाद है उसको कोर्ट में सुलझा लिया जाए। ठीक है, ये व्यवस्था देती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की सही व्याख्या करना, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है तो उनकी सही व्याख्या करना, ये भी इसका काम है। अब देखिए, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा और दूसरे मानवाधिकार करार जहां सिद्धांत और नियम बताते हैं, वहीं ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक अदालत है जो कानूनी फैसले सुनाती है और देशों के व्यवहार को कानून के दायरे में रखती है। तो मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोर्ट की, तो ये एक अदालत है, मतलब एक कोर्ट है और ये कानूनी फैसले सुनाती है। मतलब अगर हम मानवाधिकार के क्षेत्र में बात करें तो जो सार्वभौमिक मानवाधिकार की जो सार्वभौम घोषणा है UDHR है, ठीक है, वो, और जो दूसरे जो हमने अभी करार देखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, वो मानवाधिकारों से संबंधित नियम और सिद्धांत बताते हैं। ठीक है, मतलब नियमों को लागू करते हैं, सिद्धांतों को बताते हैं कि मानवाधिकार में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। ठीक है, जो ICJ है यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है, ये फैसले सुनाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है तो उनके अंतर्गत देशों के व्यवहार को कानून के दायरे में रखने का मतलब रखता है। अब देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है, मुख्य काम क्या है इसका, तो थोड़ा बहुत अभी मैंने आपको समझाया। कुछ और बातें यहाँ पर लिखी हैं, जैसे कि देशों के बीच विवाद सुलझाना, सीमा विवाद हो गया, जैसे कि समुद्री क्षेत्र से संबंधित कोई विवाद है, युद्ध संबंधी प्रश्न, संधियों की व्याख्या आदि पर फैसले देता है ये। इसके साथ ही संधियों और कानून की व्याख्या करना, यह बताता है कि देश किस संधि के अनुसार क्या करने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, संधि जो मतलब कई सारे तरह की जो संधियाँ वगैरह हैं और जो कानून है तो उनकी भी व्याख्या करता है ये। इसके अलावा सलाहकारी मत, UN यानी कि यूनाइटेड नेशन और उसकी एजेंसियों को महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर सलाह देता है। ये फैसले बाध्यकारी नहीं होते लेकिन बहुत प्रभावशाली होते हैं। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की विशेषताएं, जिम्मेदारी सिर्फ देशों की होती है। यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो ये शब्द लिखा है कि जिम्मेदारी सिर्फ देशों की, मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो ICJ है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये व्यक्तिगत शिकायतें नहीं सुनता है। ठीक है, ये व्यक्तिगत शिकायतें नहीं सुनता है, सिर्फ देश विरुद्ध देश मामलों को देखता है। इसलिए यह मानवाधिकार सीधे लागू नहीं करवाता, लेकिन राज्यों की जिम्मेदारी तय करके अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों को मजबूत करता है। मतलब ये डायरेक्टली व्यक्तियों के अधिकारों को लागू नहीं करवाता, लेकिन ये जो सरकारें हैं, जो राज्य हैं, तो उन पर एक जिम्मेदारी तय करता है कि आप अपने देश में मानवाधिकारों की रक्षा कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, न्यायालय का अधिकार सहमति पर निर्भर। देखिए, कोई देश तभी ICJ के सामने केस लाता है जब वह तैयार है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देखिए, न्यायालय का अधिकार सहमति पर निर्भर, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कोई देश जब सहमत है कि हाँ, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना केस ले जाना चाहते हैं, तभी वो न्यायालय उस केस की सुनवाई करता है। मतलब जो देश है वो मतलब सहमत होता है कि हाँ, हमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें हमें अपना केस ले जाना है। ठीक है, मतलब जो न्यायालय है वो अपने आप कोई केस नहीं मंगवा सकता।
मतलब वो अपने आप ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पर कोई मतलब विवाद हो रहा है तो मैं इस विवाद की सुनवाई करूँगा, जब तक जो भी संबंधित देश है वो उस केस को न्यायालय में ना ले जाए। तो यह राज्य की संप्रभुता का सम्मान करता है। आई होप यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई होगी। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रभाव। अभी मैंने ये समझाया भी। देखिए भले ही आईसीजे सीधे व्यक्ति के अधिकारों के मामलों को नहीं सुनता, लेकिन इसके फैसले मानव अधिकारों पर बड़ा असर डालते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो सरकारें हैं तो उन पर भी एक दबाव बनाया जाता है कि वो अपने देशों में मानव अधिकारों की रक्षा करें, मानव अधिकारों से संबंधित जो नियम है वो बनाएं, मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित जो मतलब नियम बनाने चाहिए तो वो बनाएं, तो उन पर एक दबाव डाला जाता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि फैसलों को लागू करवाने की शक्ति कम है। जैसे कि अदालत खुद अपने फैसले लागू नहीं करा सकती, यह देशों की राजनीतिक इच्छा या यूएन सुरक्षा परिषद पर निर्भर करता है। इसके साथ ही देश की सहमति जरूरी, अगर कोई देश केस सुनवाना नहीं चाहता तो अदालत मजबूर नहीं कर सकती, मतलब यहाँ पे देश की सहमति भी जरूरी है। इन सीमाओं के कारण आईसीजे के फैसलों को लागू करने में कई बार कठिनाइयां आती हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बार बार आईसीजे ऐसे लिख दिया गया है शॉर्ट में, तो आप क्योंकि हिंदी मीडियम में लिख रहे हो तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूरा लिख लेना, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्यों महत्वपूर्ण है, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए यह देशों के बीच शांति, कानून के शासन और अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही को बढ़ाता है। मानव अधिकार करारों जैसे कि मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा, ICCPR, ICESCR यानी कि जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय करार है, और जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामलों पर जो सांस्कृतिक अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय करार है वो, ठीक है। इसमें लिखे सिद्धांतों को कानूनी स्पष्टता देता है। इसके साथ ही अपने निर्णयों और सलाहकारी मतों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास करता है। इस तरह आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था का न्यायिक स्तंभ है, जो देशों को कानून के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका काफ़ी प्रभाव रहता है मानव अधिकारों को लागू करवाने में। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो हमने यहाँ पे इसकी ये क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, इन दोनों की हमने बात कर ली। आई होप दोस्तों यहाँ पर सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।